हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 101 हासिल करने वाली दिव्या अखौरी जी। वेलकम दिव्या टू स्टडी आईक्यू। Thank you so much for having me, Divyanshi. दिव्या जी, वी आर वेरी ग्लैड कि आज हम आपको इस सेशन में इनवाइट कर सके और आप जो आपकी पूरी जर्नी रही है यूपीएससी से रिलेटेड वो आप सभी के साथ शेयर करेंगी। मैं सभी को बता दूं तो दिव्या जी परस्यूड हर मास्टर्स फ्रॉम जेएनयू और करंटली शी वाज परस्यूइंग एमफिल एंड साथ ही साथ उनका ये बेहतरीन रिजल्ट इन यूपीएससी सीएससी। तो मैम शुरुआत में करूंगी, थोड़ा सा मैंने बता दिया सभी को, मैं चाहती हूँ जो पूरी जर्नी आपकी रही है वो आप हम सभी को बताएं। Bilkul. Yeah, thank you so much for all the compliment and it indeed feels really good. तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का ख्याल मुझे ग्रेजुएशन के वक्त आया। मैंने अपना बीए किया है फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में और आई थिंक मैं सेकेंड ईयर में थी जब मैंने फाइनली ये कॉल लिया दैट सिविल सर्विसेज इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू परस्यू। और उस समय मेरे दिमाग में बेसिकली ये सब ख्याल थे। पहले तो ये होता है व्हेन यू आर इन कॉलेज कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। And first thing that I did was I opened the syllabus. I looked at what are the skill sets that would be required to clear this examination. And after talking to my parents, it was a very rational call. And UPSC में unfortunately कुछ भी बहुत ज़्यादा rational या planned नहीं हो सकता. But I tried my best to make it as rational as possible. And then I decided कि civil services देना है. However, one thing was in my mind, which was to get a master's done first. थोड़ा सा my father always talks about having a strong plan B that you can fall back on, and that was something that I also truly believe in. Therefore, I got my master's done in sociology from JNU, and after that in 2018 was when I gave my first attempt. In my first two attempts I couldn't clear prelims, 2018 and then 19, and then finally in 2020 I could finally clear prelims, and then I cleared it all the way. So मैम अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि इस जर्नी में आने से पहले आपने अपने आप को बहुत अच्छे से आकलन कर लिया था, क्या स्किल सेट जरूरी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैं और लोगों के लिए पूछना चाहूंगी कि क्या पैरामीटर्स थे जिस पे आपने खुद को असेस किया इस एग्जामिनेशन, इस जर्नी में आने से पहले, बिकॉज इट्स अ बिग कमिटमेंट फॉर द जर्नी इटसेल्फ। Absolutely, you're right. एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है. What you're essentially doing is कि आप अपने most productive years, early 20s के 3 से 5 साल, you're keeping it aside in the hope that you would clear this examination. And this is a stage in your life where there's a very high opportunity cost. आप बहुत कुछ उस process में you see the world moving so fast, and therefore if you're not committed and not sure about why you're doing this, it becomes a little difficult to continue. तो उस समय जो मैंने डिसीजन लिया वो बेस्ड था ऑन नंबर 1 कि क्या मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँगी. एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट पर्टिकुलरली मेरा इंटरेस्ट था टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव, फॉरेन एंड पुलिस सर्विस, 3 jobs that I absolutely loved the job profile of, and I thought this so dynamic, so exciting and a very high job satisfaction they're able to provide. तो एक तो पहला मेरा पैरामीटर था कि क्या मैं ये नौकरी करना पसंद करूंगी. दूसरा ये था कि अब ये नौकरी करने के लिए टू क्लियर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन दिस कंट्री. सो उसकी तैयारी के लिए क्या मुझे उसके सिलेबस में इंटरेस्ट है. एम आई इंटरेस्टेड इन द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज आप एक चीज you have to prepare for 4-5 years and it's very difficult to not be interested in this whole thing and फिर भी आप prepare करते रहो. Therefore, I looked at the syllabus and it was very humanities oriented, and वहीं पे it was basically a tick in my head, okay, this is something that मैं करना चाहूंगी. And after that I talked to people कि क्या skill set required है. तो जैसे prelims के लिए मुझे बोला गया that you need logical guesswork and elimination, something that very early on I recognized could be a problem with me. एक perception होता है humanities background को लेके कि हम MCQ नहीं attempt कर पाते. So I approached that stage with a lot of underconfidence, which now I think was not a good move. Mains के लिए I realized I require good writing skills in my language of preference, which was English. तो मुझे लगा कि राइटिंग स्किल्स है मेरे पास, स्पीड है मेरे पास, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें हैं मेरे पास. एंड फाइनली द इंटरव्यू स्टेज, बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर इज I believe a likable personality that also comes across as somebody who's willing to take that kind of pressure and still maintain their calm in the kind of situations that you would be put in.
तो एक पर्सनालिटी का असेसमेंट भी किया उस वक्त मैंने कि एम आई सूटेड टू अ जॉब लाइक दिस और नॉट. एंड ये सब देख के मुझे लगा दैट दिस इज समथिंग दैट आई शुड बी एबल टू क्लियर. एंड देन फाइनली आई जम्प्ड इनटू इट. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स थे जिसमें आपने अपने आप को असेस किया, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो इस एग्जामिनेशन, इस जर्नी में आना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे हमने बात की, इट्स अ कमिटमेंट, एंड अनलेस एंड अंटिल यू आर रेडी फॉर द कमिटमेंट, वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. जो सबसे पहले पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने कहा कि जब आपने खुद को असेस कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को देख लिया, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड फॉरेन में बहुत इंटरेस्टेड थी, सिलेबस को समझना, सिलेबस को किस तरीके से समझना, बिकॉज यू आर वेरी यंग एट द टाइम यू वर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन. बहुत सारे ऐसे फर्स्ट टाइमर्स होते हैं. सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है फॉर द फर्स्ट टाइमर्स हु एब्सोल्युटली हैड नो आइडिया बट दे हैव दिस एस्पिरेशन ऑफ कमिंग इनटू द एग्जामिनेशन? राइट. सो यूपीएससी जैसे हम कहते हैं ना दैट इट कवर्स एवरीथिंग अंडर द सन, राइट. ये मोस्टली मिसकंसेप्शन है, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मेंस, बिकॉज मेंस में दे हैव गिवन दिस ब्यूटिफुली डिटेल्ड सिलेबस एंड यूपीएससी स्टिक्स टू दैट सिलेबस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. वो स्टिक करते हैं जो उन्होंने लिखा है उस पॉइंट से. So the idea is that you have to, number one, stick to the syllabus. But होता ये है ना that our engagement with the syllabus becomes very passive, right? What we do is कि किसी भी तरह से point by point जाके हम topic को खत्म कर ले. And for a very long time I was making the same mistake. I wouldn't lie. थोड़ा time लगता है समझने में that what you need is an active engagement with the syllabus. So what I mean by that is कि syllabus बहुत vast है. Therefore you don't require depth, right? What you require in its place is conceptual clarity. तो चाहे प्रीलिम्स के लिए वो इन्फ्लेशन का टॉपिक हो, या फिर व्हेन यू टॉक अबाउट मेंस, तो जैसे हम जीएस3 में इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है, व्हाट यू नीड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज कॉन्सेप्ट्स आर, ताकि जब पेपर में इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप अपना लॉजिक यूज करके उसको सॉल्व कर सके. लॉजिक वर्क्स बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई वुड से इज दैट एक चीज जो हम नहीं करते वो है ब्रेनस्टॉर्म. सो यूजुअली व्हाट वी थिंक इज कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल से कि अगर हम इतनी बुक्स पढ़ लेंगे तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, या फिर इतने चैप्टर्स खत्म कर लेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे. बट यूपीएससी इज नॉट अ बुक बेस्ड एग्जाम. यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे एक टॉपिक है एमएसपी, अब उसके लिए आप चाहे तो एक किताब पढ़ ले, बट इट वुड नेवर बी सफिशिएंट जब तक आप ये बैठ के नहीं सोचेंगे कि एमएसपी है क्या, राइट? इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जिसपे एमएसपी लिखा हुआ हो, and you have the internet. And I think internet today is probably the biggest boon when it comes to UPSC preparation, and also platforms like StudyIQ, which actually did help me a lot in terms of, you know, getting a very holistic idea of different topics which are very relevant to UPSC. तो सिलेबस के साथ पैसिवली नहीं, उसके साथ बहुत एक्टिव होकर हमें एंगेज करना है, so that we are able to preempt what may or may not be asked in the examination. मैम, सिलेबस की बात करें, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूंगी और इस पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि सिलेबस एक गाइडिंग लाइट है. और कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे आपने भी कहा कि पहले दूसरे अटेम्प्ट में आप सिर्फ नोट्स बना रहे थे, आप समझ नहीं रहे थे, और जो एक्टिव एंगेजमेंट की आपने बात की, तो अगर हम एक्टिव एंगेजमेंट की बात करते हो तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है प्रीलिम्स और मेंस में सिलेबस के साथ? राइट. तो जैसे कि एक्टिव एंगेजमेंट से पहले एक आता है, वो आपका बेसिक्स थोड़ा राइट होना चाहिए, right? So for that you have a certain number of basic books that you have to first finish, so that आप इससे पहले कि आप इन्फ्लेशन, एमएसपी या कुछ समझे, you need to understand what are the principles on which a discipline like economics is based, right? तो इसके लिए बेसिक बुक्स होती है, जैसे हम कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो आप, राइट? फॉर एवरी सब्जेक्ट देयर इज अ बुक. जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कहा जाता है, आई थिंक एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है. देयर इज एन एंटायर बेसिक बुक्स का लिस्ट. Once you've finished that, then comes the active engagement part. Active engagement में क्या है, that you have to be very clear about what the final outcome is जिसको आप achieve करने की कोशिश करें. And the final outcome is to be able to write 150 to 250 words in an examination where you'll be asked 20 questions under 3 hours. ये आपका final goal है, right? So what you do is कि आप MSP जब पढ़ रहे हैं, suppose एक topic है, तो you don't have to go around reading everything there is about MSP. You just need a good introduction, a great definition कि ये है क्या concept. You need to see if there is any committee that is talked about MSP. You have to see if there are any scholars, जैसे Dr. Ashok Gulati
talks a lot about MSP in the Indian Express. तो उनका नाम आप नोट डाउन करिए, उनके आर्ग्यूमेंट्स को आप नोट डाउन करिए, राइट. एंड फाइनली व्हाट आई वुड से इज कि कभी कभार तो मैं लिटरली ये करती थी कि एडवांटेजेस ऑफ MSP UPSC, दिस वुड बी माय गूगल सर्च. एंड व्हाट आई वुड देन फाइंड इज, you know, a number of coaching institutes like Drishti IS, they upload a very coherent material on, you know, 5 to 7 points about what the advantages are. And those are the 5 to 7 points that you need. As I said, depth नहीं चाहिए होता है, एक overall holistic understanding की जरूरत होती है. When you're able to engage with that one subtopic mentioned in the syllabus in this manner, I think that can help you achieve the final outcome that you're looking for, particularly in mains, I would say. तो यानी कि अगर हम एल्गोरिदम की बात करें, अगर यूपीएससी जर्नी किस तरीके से आपकी प्रोपगेट होनी चाहिए, प्रोसीड होनी चाहिए एक राइट डायरेक्शन में, तो फिनिश योर बेसिक बुक्स एंड देन हैव एन एक्टिव एंगेजमेंट विद द सिलेबस, ताकि आपको समझ में आए आपका फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए. बिल्कुल. मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ. फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी, बट थर्ड अटेम्प्ट में आपने जैसे कहा कि आप समझी कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है. अब प्रीलिम्स के लिए किन खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम आगे बढ़ रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द एग्जामिनेशन कह सकते हैं, प्रीलिम्स एक टफ स्टेज है. बिल्कुल. आई थिंक आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट कि प्रीलिम्स एक टफ स्टेज है. एंड द इशू विद प्रीलिम्स जो आज के दिन में वो ये है कि इट्स बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल. So around 30 to 40 questions, honestly, I'm telling you, even in this final attempt that I gave, third attempt jo tha mera, I got around 20 marks above the cutoff. So I would call it a decent attempt. But उसमें भी 35 से 40 से ज़्यादा सवाल short नहीं बन रहे थे. Right. So after so much studying, this is the amount that you can reach by completing your basic books, current affairs and everything. ये 40 क्वेश्चंस के बाद भी you have to attempt around 50-55 questions more in order to make it to the cut off. तो वो 45-50 क्वेश्चंस कैसे करें ये समझने में ज्यादा टाइम लगता है. 18 का अटेम्प्ट आई गेव आफ्टर माय मास्टर्स एंड आई असेस्ड कि मेरे से क्या गलती हुई. आई रियलाइज दैट आई हैडंट स्टडीड द बेसिक वेरी वेल, राइट. सो आई देन स्पेंड द ईयर स्टडीइंग द बेसिक्स. आई गेव द अटेम्प्ट इन 2019 and I missed it by a mark. Then I realized that, okay, this has gotten me somewhere, but I don't want to lie around the cutoff. It's not a comfortable place to be in. तब मुझे समझ में आया that the key to prelims is actually in the way that questions are formed. Right? तो आप कभी भी prelims के 100% questions की तैयारी नहीं कर सकते. At best आप 50 questions की preparation कर सकते हो. बाकी 50 questions is basically a question of logical guesswork. लॉजिकल गेसवर्क में आपका कॉमन सेंस रोल प्ले करता है. एवरीथिंग दैट you've read before, they shed some insight into what, you know, the question, इसका क्या डिमांड है. बट मोस्टली इट्स अबाउट टेक्निक्स लाइक एलिमिनेशन, जो सीखने में, पर्टिकुलरली मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की थी, मैंने कोई MCQ नहीं दिया था पहले, मुझे वक्त लग गया. बट ये हमेशा याद रखना दैट प्रीलिम्स इज नाउ अ 2-stage गेम. स्टेज 1 इज योर बेसिक प्रिपरेशन एंड देन देयर इज अ स्टेज 2 जिसकी प्रिपरेशन सिर्फ एक सोर्स से की जाती है और वो है पास पेपर्स. I remember that 2 months before this attempt, 2020, I only sat with past papers. For this attempt, I did not give a single mock test for prelims. Only past papers. I tried to understand कि UPSC जब अपना पेपर फ्रेम करता है, what is the kind of language that they use. So basic tricks I think बहुत लोगों को पता होती हैं. जैसे एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जो कई बार प्रीलिम्स में काम करता है, कि अगर किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात करता है एक क्वेश्चन में और पूछता है कि उसका पोटेंशियल एप्लीकेशन क्या है, द ऑड्स आर दैट मोस्ट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट अनलेस दे साउंड एब्सोल्युटली अब्सर्ड. ये सारा अंडरस्टैंडिंग जो है, दिस कम्स व्हेन यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एक जगह, इक्वल वेटेज नीड्स टू बी गिवन टू द पास्ट पेपर. And I think that is what helped me clear when I understood ki what is it that UPSC wants and not what, you know, others are telling me this exam is about. So that helps, I think. मैम, आपने अभी एक बात कही कि ये बहुत जरूरी है समझना कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. वो एक ट्रिक है, बहुत बड़ी ट्रिक है. मैं चाहती हूँ इसको आप थोड़ा सा और इलैबोरेट करें, किस तरीके से पास्ट ईयर के पेपर्स को समझना है एग्जामिनेशन के पहले. सो जब आप पास पेपर को लेके बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो कौन से एरियाज है जिसपे यूपीएससी इज नाउ फोकसिंग. तो हम जैसे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल की तैयारी कैसे करें, whereas in most of the past papers you would see that not a lot of question is being asked from that area.
हाउएवर जैसे आप साइंस एंड टेक की बात करें, उसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ये एक एरिया है जिसमें यूपीएससी का काफी इंटरेस्ट दिखता है। सिमिलरली इन्वायरमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, ये एरियाज जो है ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग कम्स व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग द पास्ट पेपर। तो पहले तो आप देखिए कि वो कौन से फोकस एरियाज है जिसपे आप फोकस नहीं कर रहे बट यूपीएससी कर रहा है फोकस, राइट। द सेकेंड थिंग दैट आई वुड से इज, कोई भी पास्ट पेपर उठा लीजिए और उसको ऐसे सॉल्व करिए जैसे कि आपको इसमें 85 to 90 क्वेश्चंस करने ही है सॉल्व। डोंट एवर अज्यूम दैट यू डोंट हैव द नॉलेज फॉर इट, बिकॉज प्रीलिम्स नॉलेज का गेम रह ही नहीं गया है। It is a game of what kind of logic, sometimes even absurd, that you would use in order to break down a question, right? तो एक example मैं बहुत clearly मुझे याद नहीं आ रहा है, but I think 2019 में there was this question about I think स्वराज्य सभा, किस ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम करके स्वराज्य सभा कहा गया था। एंड एग्जाम में आई वाज वेरी वरीड, आई वाज लाइक आई डोंट नो, ये तो कभी पढ़ा नहीं मैंने, क्या है। बट व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल आई रियलाइज दैट समटाइम्स द आंसर लाइज इन द ऑप्शन इटसेल्फ। प्रीलिम्स में तो यही होता है, देयर आर 4 ऑप्शंस, वन ऑफ देम विल स्पीक टू यू मोर लाउडली देन द अदर्स। तो स्वराज्य सभा जैसा आप वहां बैठ के जब सोचोगे ना कि क्या ऑप्शंस थे, होम रूल लीग का नाम होगा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, इट वुड क्लिक की जैसे सिंपल टेक्निक, जैसे वर्ड एसोसिएशन से आप डिड्यूस कर सकते थे कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो दिस अंडरस्टैंडिंग, दिस कॉन्फिडेंस कम्स व्हेन यू लुक एट द पास्ट पेपर्स, और वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है पास्ट पेपर्स से। मैम जैसे अभी आप बता रही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोसेस फॉलो करना, पहले बेसिक बुक्स, फिर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ सिलेबस जिसकी आप बात कर रही हैं। पास्ट ईयर के पेपर्स को कब रेफर करना चाहिए? सो आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन जो अगले साल अटेम्प्ट देने वाला है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको पहले शुरू के 3-4 महीने में यू शुड ट्राई और अपना बेसिक बुक्स को आप कवर कर लीजिए, राइट। 3-4-6 महीने भी लगाएंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। पास्ट पेपर्स पर आप आ सकते हैं अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ बिफोर प्रीलिम्स। उस समय इनफैक्ट आई वुड एक्चुअली रेकमेंड दैट रादर देन सॉल्विंग ऑल दीज मॉक टेस्ट्स, focus on past papers, solve the same paper 5 times. I can actually experience से मैं vouch कर सकती हूँ, 2019 में, I'm not kidding, I solved up to 80 to 90 test papers. So I thought this would help me clear, and it didn't. What really helped me clear is to really solve the past paper. एक ही 2018 का पेपर मैंने I think 5 बार solve किया होगा 1 महीने के अंदर, just to get a hang of how UPSC is framing its questions. So I think 1 month, 1.5 months before prelims, that would be a right time to begin looking at the past papers. I'm sure जिस तरीके से मैम आपने बताया कि जो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करते हैं सिलेबस, पास्ट ईयर के पेपर्स, बट ये समझ में आना चाहिए कि जो राइट ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। अभी आप जैसे बात कर रही थी मॉक टेस्ट की और पास्ट ईयर के पेपर्स कितने रेलेवेंस है, तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस से पास्ट ईयर के पेपर्स बहुत जरूरी हैं, वो यूपीएससी की लैंग्वेज एक्चुअली बताते हैं। बट इफ एनीबडी इज अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, उनके लिए भी मैं पूछना चाहती हूँ, तो उनको मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करना चाहिए? सो मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करना चाहिए इज एब्सोल्युटली I think a person's own call, because होता क्या है ना, that when we are attempting mock test, हम quantitative targets fix कर लेते हैं, that okay, in the next 3 months I will attempt 50 paper. We're not bothered by what are we getting out of those 50 papers. Are we just getting knowledge? जो important नहीं है, because ये बहुत vast exam है prelims. तो आप कितनी भी facts जान ले, end of the day जो fact वहां पूछा जाता है वो आपको नहीं आ रहा होता है, right? So what are you using those papers for is very important. So what I would say is कि जैसे विजन आईएएस के कुछ टेस्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, उनका स्टैटिक टेस्ट होता है, शुरू के 10 टेस्ट होते हैं। आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग देम व्हेन आई वाज डूइंग माय बेसिक प्रिपरेशन। उससे होता क्या है, व्हेन यू अटेम्प्ट स्टैटिक टेस्ट, इट गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि जो बेसिक आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है, राइट। व्हाट वी डू इज वी बिकम वेरी अपसेट व्हेन वी डोंट स्कोर इन दीज टेस्ट्स। The marks don't matter at all. What matters is your self assessment. आप देखिए पास्ट पेपर्स को यूज करिए ये समझने के लिए कि वेयर आर यू लैकिंग. सो दैट्स वन स्टेज वेयर आई थिंक पास्ट पेपर्स रियली हेल्प इन प्रीलिम्स. Test series really helps in prelims. That's one stage where test series really helps in prelims. And another thing that I think you can do is to check how logically you're able to attempt a paper.
तो आप क्या करिए, आप कोई भी एक टेस्ट उठा लीजिए, डोंट स्टडी फॉर इट, जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू ब्रेक डाउन दोस क्वेश्चंस यूजिंग योर ओन लॉजिक। उससे क्या होगा कि आपका लॉजिकल गेसवर्क आपको कैसे करना है उसका थोड़ा प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स। अगर मैं मेंस के लिए बात करूं, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, आई वुड से अगेन फोकस ऑन क्वालिटी। आप अगर 5 टेस्ट सॉल्व करें, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, एज लॉन्ग एज आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। और सेल्फ असेसमेंट के भी पैरामीटर्स होने चाहिए, और यहाँ पे सबसे अच्छा पैरामीटर होता है टॉपर्स कॉपी। अ नंबर ऑफ प्लेसेस आपको टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी, राइट आंसर्स कंपेयर विद देम, सी हाउ यू आर डूइंग। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक्चुअली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके सबमिट भी करिए अपने आंसर्स, बिकॉज आपके सेल्फ असेसमेंट के साथ आपको एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन भी मिल जाता है। दैट कैनॉट बी योर मेन गाइड, दैट इज टू सप्लीमेंट योर ओन फाइंडिंग्स. So first, you have to assess all of these material. It's there to support you and your own assessment of your preparation. Therefore, टेस्ट सीरीज कितना सॉल्व करी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि उस टेस्ट से आपको मिल क्या रहा है. इफ यू आर एबल टू लर्न फ्रॉम 5 टेस्ट्स, इट्स मच बेटर देन माइंडलेसली सॉल्विंग 50 इज व्हाट आई वुड से. मैम तो क्या हम लॉजिकल रीजनिंग, तो मतलब आई फील लॉजिकल रीजनिंग तो आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर की क्या डिमांड है, तो दिस इज देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. Absolutely. It has to come from, your own assessment. And after a point, you realize that UPSC has a way of asking questions. Logics that will apply very widely from 2013, 2003 and 2023. सब पेपर पे अप्लाई होता है. So there's some consistency there. मैम ये तो हमने बात कर ली प्रीलिम्स की. जब मेंस में क्वेश्चन आता है, आपने थोड़े टाइम पहले एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ सिलेबस के बारे में बताया था और एक एग्जांपल दिया था एमएसपी से. जब क्वेश्चन मेंस पे आता है तो किस तरीके से हमें चीजों को लिंक करना है जो भी हमने पढ़ा है? So mains actually I feel is a lot like board exams. ऐसा लगता है हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, except that the questions are far more challenging और आपको उसको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. तो बेसिकली क्या है कि जैसे लेट्स टेक अनदर टॉपिक, इंक्लूसिव ग्रोथ की हमने बात की, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो यूजुअली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, what are the steps taken by the government to bring about inclusive growth, या फिर inclusive growth क्यों नहीं आ रहा है, what are the limitations. So इस तरह के कुछ 5-6 questions बनते हैं इससे. Now what happens is you will already be prepared for this this particular question during your preparation. आप जब prepare कर रहे होंगे आपके notes में उसके आंसर लिखे होंगे. The question in mains is about reproduction of that particular the notes that you've made. And वो reproduction किस तरह से आप करेंगे, that becomes very important. So presentation matters and your structure or the organization of your answer matters. Therefore उसको भी थोड़ा time देना चाहिए. We should think about, so there is a basic format of how to attempt mains में question. There is a introduction, a body and a conclusion. So introduction में जैसे inclusive growth की हम बात करें तो you start with the definition of what inclusive growth is, followed by some data that can explain कि आज के दिन में इंडिया में inclusive growth का क्या status है. Right? After that, just stick to the question that is asked you. If they're asking you what are the limitations, the next point immediately that you jump to is limitations of why there is no inclusive growth in India. Write down the 5 points that are already there in your notes. Give some examples so that it looks more, you're making your point, it looks more convincing. And then a good conclusion. And this is where I would say don't restrict yourself. Introduction and conclusion is the space where you can really show your creativity. So जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल देती हूँ, GS1 में आई थिंक देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट मॉडरेट्स और मॉडरेट्स की पॉलिसी का क्या इफेक्ट हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में. सो उस कंक्लूजन में आई थिंक आई रोट समथिंग लाइक द मॉडरेट्स वर एबल टू एक्सपोज दैट द वाइट मैन्स बर्डन was nothing but a series of white lies. So what happens is this is a space where you can express yourself creatively and you shouldn't restrict yourself in that sense. So एक strict pattern है introduction, body, conclusion, but उसमें अपनी personality दिखाने का भी बहुत आपको scope मिलता है, and that happens through your presentation and your language. बहुत ही अच्छे से मैम आपने डिफाइन किया और मुझे लगता है जो भी बातें आप बता रही हैं वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में एक स्ट्रैटेजी सभी को ऑप्ट करनी चाहिए, आप वो ब्रिज बन के शायद उनमें आई हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. दिव्या जी, मैं GS4 की बात करना चाहूंगी. यू हैव सिक्योर्ड वेरी गुड इन GS4.
किस तरीके से GS4 की तैयारी होनी चाहिए? So GS4 is actually one of those papers जो मेंस में बाकी GS1 2 3 क्या होता है, स्टैग्नेट हो जाते हैं. It's a little difficult to breach the scores in those papers. On the other hand, GS4 is one paper where you can breach average scores and that can really propel you towards getting a better rank. तो मेरे हिसाब से GS4 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है एंड इसका शुरुआत भी हमको बहुत बेसिक से करना चाहिए. एंड द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टू फिनिश द सिलेबस. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू फिनिश द सिलेबस इन GS4 बिकॉज एथिक्स का अपना एक व्हाट यू से एक वोकैब्युलरी होता है. It's a subject that we have not studied before, most of us have not, but it's very important to understand what are the right words to use when you're writing an answer in ethics, and that happens when you finish the syllabus. That's stage 1. Then stage 2 is एथिक्स के पेपर को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट होता है आपके 10 मार्कर्स एंड द अदर पार्ट इज योर केस स्टडीज. नाउ केस स्टडीज अगेन इज समथिंग वेरी यूनिक, ऐसा किसी और पेपर में नहीं होता है. एंड देयर इज अ वे ऑफ सॉल्विंग केस स्टडीज. अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप टॉपर्स की कॉपी देखिए. अंडरस्टैंड द फॉर्मेट इन विच यू सपोज टू सॉल्व केस स्टडीज. केस स्टडीज में मार्क्स मिलते हैं विद द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट यू आर एबल टू प्रोड्यूस, विच मीन्स कितनी होलिस्टिकली आप एक एथिकल कॉनंड्रम को डील कर पाते हैं. What kind of ethical principles are you able to apply in order to come to a reasonable solution? So that's one very important thing about case studies. Another important thing I think is ornamentation. तो ये बहुत ज्यादा ऐसे और एथिक्स दोनों में काम करता है, जहां पे आप अपनी लैंग्वेज को मत रिस्ट्रिक्ट करिए. अगर आपको कोई सपोज you find a person whose integrity really impresses you, a civil servant, write about their integrity and how they act as a role model and how they help you, their lives help you in order to solve an ethical conundrum. So you have the scope of adding some amount of personal touch to your case studies in ethics paper. The other is the 10 marker, which is again very similar to GS1 2 3. But here again, what I would say is you have the potential to differentiate yourself with the kind of examples that you use. इसमें मैं आपको अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. 2020 में विवेकानंद जी का एक कोट था एंड उस कोट में बेसिकली ऐसा कुछ लिखा हुआ था दैट किसी को भी कंडेम मत करिए, डोंट कंडेम एनीवन. इफ यू कैन गिव देम अ हेल्पिंग हैंड, डू दैट. इफ यू कांट, देन विश योर ब्रदर्स वेल एंड लेट देम गो देयर ओन वे. ये एक कोड था जिसे हमें एक्सप्लेन करना है. अब एक्सप्लेन करने के 2 तरीके होते हैं. एक तो ये कि आप अपने वर्ड में 150 वर्ड्स लिखते जाइए कि इसका क्या मतलब है. बट व्हाट आई वुड रेकमेंड इज यू हैव टू बी स्मार्टर. यू कैन एक्सप्लेन समथिंग इन 50 वर्ड्स, उसको आप 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए एंड यूज द अदर 50 वर्ड्स टू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल दैट कैन कन्वे टू द एग्जामिनर दैट यू फेल्ट द कोड दैट हैज बीन रिटन. तो जैसे यहाँ पे मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की थी, जो आईएनसी की पॉलिसी से डिफर करते थे. उन्होंने पहले आईएनसी को चेंज करने की कोशिश की. जब ऐसा नहीं हुआ, ही विश्ड हिज ब्रदर्स वेल एंड देन ही मूव्ड ऑन हिज ओन जर्नी टू ब्रिंग इंडिया इट्स डिजर्व्ड फ्रीडम. तो इस तरह से जब आप अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, यू हैव शोन द एग्जामिनर दैट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड यू हैव अंडरस्टूड द कोड. Therefore, examples likhna, that's where brainstorming becomes very important, because what you've done is you've used knowledge which you've gained in GS1 to write a good answer in a paper in GS4. So इस तरह से आप अपने knowledge को restrict मत करिए. Make sure that it is as free as possible and you can use it wherever you want. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी किस तरीके से ले आ पाते हैं इस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन की डिमांड को समझते हुए. मैम, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? So study IQ was very instructive at all stages of my preparation. And I think सबसे ज्यादा important जो ये बात है वो है कि न्यूज़पेपर religiously every day 2 to 3 hours पढ़ना मुझे रीजनेबल नहीं लगता था और मुझे उसका कॉस्ट बेनिफिट भी समझ में नहीं आता था. आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स, सो आई वुड ऑलवेज रीड द हेडलाइंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है आसपास. बट व्हेन, एंड यू नो, एडिटोरियल्स आल्सो हेल्प इन दैट सेंस. बट एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है कि आपको न्यूज़पेपर्स से ना मिल पाए. यू वुड हैव टू कमिट टू न्यूज़पेपर्स for weeks to get a holistic understanding of something. And honestly, study IQ provided a shortcut to me.
एंड द वीडियोज वर होलिस्टिक, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और उससे हुआ ये कि एक टॉपिक जिसको मैं 2 हफ्ते मुझे लगते समझने में, आई कुड अंडरस्टैंड इट थ्रू अ 10-minute वीडियो. आई थिंक व्हाट स्टडी IQ really helped me was in the interview stage, जहां पे आपको अपना एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है, and you have to, you have to be very logical about why you are supporting something or why you're against something. तो उसमें you need all your facts in front of you. And in that sense, Study IQ ka one video on a particular topic gives you all the raw data at least that you need in order to come to your own conclusions. So us samay for my interview preparation, I think I use Study IQ quite extensively. We are very glad कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्पीकिंग टू अस अबाउट द प्रिपरेशन. जो भी बातें आपने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जैसे मैं कह रही होलिस्टिक प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और एक चैनल डायरेक्शन में कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए वो आपने सभी को बताया. थैंक यू सो मच एंड द एंटायर टीम विशेस यू गुड लक एंड गुड हेल्थ. Thank you so much. Thank you to Study IQ as well. And this was a wonderful interaction. So thank you, Divyanshi.